और सीधे चलते हैं आज तक के बजट कॉन्क्लेव में। तहत जब फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू होगा तो एपीएल बीपीएल खत्म हो जाता है। सिर्फ एक ही बेनिफिशियरी जाता है फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, और उसमें इस बात का ध्यान रखा गया हो या नहीं रखा गया हो मैं नहीं कह सकता हूं जो चौधरी साहब ने कहा, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन को, जैसे बिहार है तो बिहार में जो रूरल एरिया हैं वहां 84% लोग को उसमें शामिल किया गया है, अर्बन एरिया में 75% लोगों को शामिल किया गया है, और जो 85% या 75% लोग हैं उसी तरीके से हर राज्य में है। ओवरऑल देश का जो आंकड़ा होता है उसमें 75% देहाती इलाके में और 50% शहरी इलाके में, और उनको प्रत्येक व्यक्ति को 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल मिलेगा। अमाउंट कम है, 5 किलो है, महीना में 5 केजी क्या कहते हैं की है, लेकिन हर व्यक्ति को 2 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल जो है मिलेगा। और मैं समझता हूं कि कहीं कहीं कभी कभी तो हम लोग देखते हैं बिहार वगैरह में तो देखते हैं, या मध्य प्रदेश वगैरह में जाकर के देखिए, क्लास 1 के अफसर, क्लास 2 के अफसर इनकम टैक्स पे ही इतना उसको निकाल दीजिए तो उतना घर करके उतना तक आ जाता है। तो बहुत दूर तक जो चौधरी साहब ने कहा है वो क्या कहते हैं कि उसमें समस्या का क्या कहते हैं कि हल हो जाता है, लेकिन एक पॉलिसी के तहत कि जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो छोटे और मध्यम श्रेणी के जो किसान हैं, उन सबको जो है बीपीएल, तो अब जैसा कि मैंने कहा कि जून जुलाई तक में जो है जब सब राज्य में फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हो जाएगा तो बीपीएल खत्म हो जाएगा। क्योंकि बीपीएल में क्या होता था कि 4 रुपये 65 पैसे किलो गेहूं मिलता था और 5 रुपये 15 पैसे किलो जो है चावल मिलता था। एपीएल में तो 6 रुपये और 8 रुपये मिलता था। अब जो है बीपीएल खत्म हो जाने के बाद, एपीएल खत्म हो जाने के बाद उससे सस्ता मिलेगा 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, और उसमें हमको लगता है कि जो मैक्सिमम क्या कहते हैं जो मार्जिनल फार्मर हैं या छोटे फार्मर्स हैं उसमें आ जाना चाहिए, उस दायरे में आ जाएंगे। चौधरी साहब, एक सवाल और जहन में होगा, क्योंकि आप खुद हरियाणा से आते हैं और संयोग से ऐसा हुआ है कि भूमि अधिग्रहण को लेकर हरियाणा से ही आंदोलन का जिक्र शुरू हुआ है। क्या आज अभिभाषण में हमने सुना कि राष्ट्र हित में है, इसका जिक्र अभिभाषण में किया गया भूमि अधिग्रहण। सवाल यह है कि अगर ये राष्ट्रहित में है तो किसान इसे क्यों नहीं समझ पा रहा है, या जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, और विपक्ष भी क्यों नहीं समझ पा रहा है, और अगर नहीं है तो आपको लगता है कि कुछ संशोधन की गुंजाइश है? देखिए, जो भी कोई कानून बनता है, कानून की तो बात छोड़िए, संविधान भी जो बनता है उसमें समय के साथ साथ संशोधन तो स्वाभाविक हैं। जो जो समाज बदलता है, समाज की प्राथमिकताएं बदलती हैं, तो किसी भी संविधान में, हमारे अपने संविधान में अब 100 से ज्यादा हम अमेंडमेंट कर चुके हैं, तो ये स्वाभाविक है कि जैसे जैसे समय के अनुसार चेंजेस आते हैं। बाकी आप अगर आप हिंट भी दे रहे हैं कि पार्लियामेंट में हंगामा ना हो इस पे, और इस पे संशोधन हम लोग करेंगे। राष्ट्रपति जी के भाषण को अगर आप इसी संदर्भ में पढ़ें तो बहुत साफ लिखा है कि किसान के हितों की रक्षा हर तरीके से की जाएगी, चाहे कंपनसेशन की बात है, चाहे रिहेबिलिटेशन की बात है, चाहे रीसेटलमेंट की बात है, उसके किसी क्लॉज को नहीं छेड़ा गया इस ऑर्डिनेंस में भी। तो एक तो मैं ये बात साफ करना चाहता हूं कि कई किस्म की भ्रांतियां हैं, और कई बार तो मुझे लगता है कि जिसने कभी खेत जाके नहीं देखा वो भी किसान का झंडा उठा के कहता है कि बड़ा अन्याय हुआ है। ये सारी बातें किसी एक राजनीति की अपनी सोच के तहत की जा रही हैं। बाकी मैं ये मान के चलता हूं कि जो भी धाराएं हैं ये प्रगति, विकास, जैसे आपने कहा नेशनल इंटरेस्ट को किसान भी समझता है और एक साधारण आदमी भी समझता है नेशनल इंटरेस्ट पे। लेकिन उसमें प्रावधान ऐसे भी हैं कि मल्टी क्रॉप जो जमीन है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में ही कभी उसका अधिग्रहण हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। तो ये बातें हैं
लेकिन आज तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि किसानों का हित इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से हो या उस एक्ट के माध्यम से ये सुरक्षित है। 4 गुना मुआवजे की बात है, वो उसको मिलेगी, उसमें कोई तब्दीली करने का मुआवजा और पुनर्वास जिसका जिक्र आप कर रहे हैं सर, ये आप कह रहे हैं जो आज कहा भी गया। हाँ। हम इसके आगे ले जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में अगर 5 सितारा हॉस्पिटल का जिक्र है, पीपीपी सिस्टम का जिक्र है, एजुकेशन सेंटर का जिक्र है, 3 सितारा होटल का जिक्र है, क्या ये सही है? देखिए, मैंने इसीलिए आपको कहा कि आप प्रेसिडेंट का जो एड्रेस है, जो दोनों सदनों को उन्होंने आज ज्वाइंट सेशन में दिया है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि सभी राष्ट्रीय हित और एक बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए विकास भी चले, किसान के हित, गरीब के हित भी सुरक्षित रहें, यानी उसमें कोई भी संशय नहीं है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ये सब इन बातों का कोई आधार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी, ये बार बार माना जा रहा है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की कमी है और किसान तो ज़्यादा उस पर पंप सेट पर निर्भर करता है जो सिंचाई की स्थिति में आते हैं। क्या हम लोग अल्टरनेटिव एनर्जी की दिशा में अगर जा रहे हैं तो वो किस तरीके से जा रहे हैं? हमको लगता है अब ये आना चाहिए। हमारे पास क्या प्लानिंग है? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने उठाया। देश की जो एनर्जी बास्केट है, विशेष करके जो ग्रामीण इलाका में किसान और उसके उल्टा नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, यहाँ की जो बैकअप लाइट, ये जिस एनर्जी से जुड़नी चाहिए वो नहीं जुड़ा है। उसके लिए नई सरकार ने अभी आपने पिछले हफ्ता एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का लॉन्च किया गया, उसको एक विश्व स्तरीय समावेश किया गया री इन्वेस्ट के नाम पे। रिन्यूएबल एनर्जी को, नई ऊर्जा को विशेष जोर दिया जा रहा है। विशेष करके हमारे हिस्से में जो कुछ 1-2 विषय उसमें से जुड़ा हुआ है कि हम लोग तेल बिक्री बढ़ाने वाले विभाग है। डीजल के विकल्प क्या है? अभी हमारे विभाग ने एक वर्किंग ग्रुप बना के उसमें जोर देना शुरू किया है कि आज की अर्बन वेस्ट से, शहर की जो कूड़े कचड़े है उसी में से, और कृषि उपज की जो लेफ्ट ओवर है, कृषि की जो उसको क्या कहेंगे हम, कृषि से जो एकदम शस्य उग जाने के बाद उसकी जो बाकी हिस्सा बच जाता है, ऐसे चीजों से भी ऊर्जा उत्पादित हो सकती है। उसकी टेक्नोलॉजी हम जल्दी से देश के अंदर ये कैसे कमर्शियल प्रोडक्शन तक आ जाए जिसमें देश की 2 विषय की समाधान होगी और सस्ते में ऊर्जा भी आएगी, जो डीजल वगैरह की विकल्प के नाम पे काम पे आ जाएगा। एक तो स्वच्छता हो जाएगी शहरों में, जो अर्बन वेस्ट है उससे भी ऊर्जा निकल सकती है। दूसरी, शस्य को तो आप बेच के उसको कुछ पैसा आपको मिलता है यार, वो फूड सिक्योरिटी के काम पे आता है, लेकिन जो एग्री वेस्ट है उसी से भी एनर्जी हम बनाने की टेक्नोलॉजी जल्दी ही भारत में आ जाएगी। उसकी विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी भारत में आए, उसी की पहल में हम लगे। हम अगर सही जो हमारी जो हमको जो समझ बन पा रही है, अगर ये हम सही दिशा पे चल रहे हैं तो हम 1-2 साल में ग्रीन एनर्जी के नाम पे, ऑल्टरनेटिव एनर्जी के नाम पे एक इकोनॉमिक एनर्जी हम देश की इस प्रकार की कंज्यूमर के लिए ले आ पाएंगे। उसमें हम तेजी से काम कर रहे हैं। हम इसमें एक उदाहरण के साथ आपसे जवाब चाहेंगे। दिल्ली में 2 जगह पर जमीन अलॉट की गई 2 बड़े कॉरपोरेट सेक्टर को कि आप जितना कूड़ा है उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए। एक तो रियल एस्टेट के हिस्से में चला गया, दूसरा ठप पड़ा है, दोनों काम नहीं हो रहा है। क्या आपको लगता नहीं है, क्योंकि हम लोग जब करप्शन और सारी स्थितियों पर जिक्र करते हैं, क्योंकि ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ गई हैं, कैसे रोकेंगे उन चीजों को? क्योंकि डिकम्पोज्ड खाद का जिक्र हो रहा हो या एनर्जी डेवलप करने का जिक्र हो रहा हो, उस दिशा में काम होता नहीं है, लेकिन उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं तो हम आपके सामने एक ब्लूप्रिंट रखते हैं, आप हमको जमीन अलॉट करवा देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे देते हैं, सब्सिडाइज रेट पे सब चीज देते हैं, लेकिन देश में काम नहीं होता है। ये आजादी के बाद से नहीं हुआ है, मुश्किल है, कैसे करेंगे? देखिए, आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। मेरे एक संज्ञान में भी है इस विषय को लेके जब हम विभाग में उसकी चर्चा शुरू की, मैंने किसी को सामान्य पूछा, जो कोई टेक्नोलॉजी कंपनी मेरे पास आए थे, हमारे विभाग में प्रेजेंटेशन दिए, मैंने उनको सहज पूछा और मेरे विभाग के अधिकारियों को पूछा, क्या ये पहली बार आ रहे हैं या उससे पहले भी ऐसे कुछ मॉडल है जिसके बारे में आपने उल्लेख किया? ऐसे ही 2 मॉडल हमको भी बताया गया। दिल्ली में 2 उद्योग घराने इस प्रकार की CSR के नाम पे, सामाजिक सेवा के नाम पे उसको शुरू किए। ये बहुत ही
इसको हम सबको मिलकर, आप मेरे को और बाकी समाज की विद्वान लोगों को मिलकर ऐसे सारे गलत प्रकल्प को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा, उसको सार्वजनिक निंदा करना पड़ेगा। और जो टेक्नोलॉजी देश की, मैं आपको पुण्य प्रसून जी, बड़े अस्वस्थ के साथ मैं अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस गया था। अभी मेरे विभाग ने देश की 6 प्रमुख IITों के साथ बैठ के, NITों के साथ बैठ के देश की जो हमारी नौजवान जिसकी टेक्नोलॉजी स्लम्बर्स ले रहा है, जिसकी टेक्नोलॉजी दुनिया की बड़ी कंपनी ले रही है, लेकिन हम भारत में नहीं ले रहे हैं, नई सरकार ने प्राथमिकता दिया है। इसलिए प्रधानमंत्री इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में 2 घंटा बिता के आए कि भारत की जो इंस्टीट्यूशन है उसके साथ भारत की कंपनियों को, भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं, हमारे नौजवान बना रहे हैं, उसको हम लाके इसकी वैकल्पिक ऊर्जा हम लाएंगे। हम इस प्रकार की ढोकसलेबाजी में नहीं जाएंगे, आप हमको निगरानी करते रहिए। कमी है नेताओं के नियत का, और जब तक हमारा नियत साफ नहीं होगा तब तक किसी प्रदेश का कहीं का भलाई होने वाला नहीं है। तो मैं तो सिर्फ कह रहा हूं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। हमारे यहाँ कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है? बिहार में चले जाइए, जितने आपके जर्नलिस्ट हैं 50% से ज्यादा जो है टैलेंटेड जो जर्नलिस्ट हैं वो बिहार के हैं। जितने IAS अफसर हैं कम से कम 20% 25% बिहार के होंगे। और नेता सर, सारे नेता जितने क्या कहते हैं कि हैं, समझना क्या है, वो भी महाराष्ट्र वगैरह में भी जाकर के चुन के आते हैं तो बिहार के ही आते हैं, दिल्ली में भी आते हैं। तो कमी नहीं है हमारे पास में, टैलेंट की कमी। लेकिन बिहार में जाकर के देखिए, कहीं आपको क्या कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, कहीं जाकर के आपको इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिलेगा, कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की क्या कहते हैं कि चीज ही नहीं है। और नतीजा है कि पीडीएस है। अब कोई दुनिया में ऐसा देश है कि आपने अभी कहा, चौधरी साहब ने कहा कि हर किसान को जो है ले आना चाहिए क्या कहते हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत। हमारे यहाँ कानून बना है कि 8,71,000 लोगों को फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल मिलना चाहिए। और डंडा चला रहे हैं ऊपर से, और अभी तक केवल क्या कहते हैं 7,61,000 हुआ है। 7 करोड़ 61 लाख, 1 करोड़ 11 लाख लोगों को जो है अभी तक नाम ही नहीं जुड़ पाया है। तो जहां ये हालत हो, हरियाणा यदि बिहार के किसान को पीडीएस के मुताबिक, आप समझ आइए, जो एमएसपी है हमारा, उस एमएसपी के मुताबिक हमको देना है। यदि 14 रुपए किलो या 15 रुपए किलो हम क्या कहते हैं कि अनाज खरीदने का काम करते हैं, वो किसान को जाकर के 800-900 रुपए मिलता है। और सरकार क्या करेगी कि बिचौलिया जब खरीद लेगा तो उससे खरीद लेगी। तो इसलिए नतीजा है कि हमको हरियाणा पंजाब से ले जाना पड़ता है। उसमें क्या कहते हैं कि ले जाते हैं, हम ट्रेन से ले जाते हैं, फिर ट्रेन से ले जाकर के पहुंचा देंगे एफसीआई के गोदाम तक। फिर एफसीआई के गोदाम से जब जाएगा पीडीएस में, ये फेयर प्राइस शॉप में, डीलर के यहाँ, रास्ते में अनाज गायब हो जाता है। गोदाम से निकला अब बाजार में चला गया। अब बाजार में 18 रुपए किलो गेहूं मिलता है तो 2 रुपए किलो गरीब को क्यों मिलेगा? वहीं जाकर के गायब हो जाता है। चावल वहीं गायब हो जाता है। 6-6 महीना, साल भर तक जो है मेरे हाथ में कार्ड लिए हुए घूम रहा है गरीब कि हमको सर अनाज नहीं मिला, अनाज नहीं मिला। हम कर कह सकते हैं? भारत सरकार 1 करोड़ 100 क्या कहते हैं कि 110 करोड़ रुपया जो है हम देते हैं 100 करोड़ से ज्यादा जो है सबसे, ये नहीं, 1,10,000 करोड़ रुपया हम सब्सिडी में देते हैं किसान को, ये फेयर प्राइस शॉप पर। अब हम उतना सब्सिडी में दे रहे हैं और गरीब बेचारे के पास में मिल नहीं रहा है। अब इसका जवाब, अब उसमें जो फेडरल हमारा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारा कोई हाथ नहीं है।